Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is money. बेटा मनी चैप्टर की मैं आपके साथ डिटेल में काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ. इसकी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं जिसमें आपको मनी की इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, बार्टर सिस्टम डिटेल में मिल जाएगा, आपको फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी डिटेल में मिल जाएगी. आज हम आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या. वी विल डिस्कस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई तो हमने कर लिया कि मनी सप्लाई क्या होती है, कौन मतलब मनी सप्लाई ऑफ मनी होती क्या है. बट अब व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई वो हमने डिस्कस करने हैं. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं वो बेसिकली 4 मेजर्स हैं जिनको हम M1, M2, M3 एंड M4 की टर्म से जानते हैं. बट ये आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ हमने M1 ही डिस्कस करना है. M2, M3 एंड M4 दीज आर नॉट इन योर सिलेबस. सो कीपिंग दिस थिंग इज इन माइंड वी विल डिस्कस ओनली M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. डिस्कस करते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. अब बेसिकली M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो हमारा होता है इसके बीच में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अब क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं, इसमें बेसिकली आपकी कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल OD, जिसको हम इस फॉर्मूले से भी लिख देते हैं M1 इज इक्वल टू C1 प्लस DD. सो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. ठीक है, तो इससे ये भी हम लिखते हैं. सो M1 मैयर में आपकी ऐसी मनी जो है मैयर होती है. सो अब ये देखा जाए CDD एंड OD क्या है. तो पहले हम इसको C की बात करते हैं. C मीन्स करेंसी, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स. ठीक है, सो C पहले हम करेंसी की बात करते हैं. करेंसी में क्या आएगा, इसमें M1 मेयर में लोगों के पास जो करेंसी है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के पास करेंसी लोगों के पास है वो सारी हम इंक्लूड करेंगे मेयर ऑफ मनी सप्लाई में. तो ये जो करेंसी है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स या फॉर्म या कॉइन्स या नोट्स किसी भी फॉर्म में लोगों के पास जो पैसा है दैट इज़ टू बी टेकन एज C, दैट इज़ इंक्लूडेड इन M1. ठीक है, ये C एक पार्ट है, करेंसी एक पार्ट है M1 का. तो सेकेंड पार्ट जो है M1 का वो है DD. DD इज़ योर डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, वो जो लोगों ने, कितने लोगों के बैंक्स हमारे इधर प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कितने बैंक्स हैं, उन कमर्शियल बैंक्स में लोगों की अपनी सेविंग्स होती हैं, अपने डिपॉजिट्स होते हैं. जो उन लोगों ने जो डिमांड डिपॉजिट्स लोगों के हैं इन कमर्शियल बैंक्स में होते हैं वो सारे हम लेंगे. ये जो डिमांड डिपॉजिट्स में इन कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि जब लोगों को ज़रूरत होती है, व्हेन एवर दे आर इन नीड ऑफ मनी, तो वो अब उनके जो चेकेबल डिपॉजिट्स हो, उन्होंने डिपॉजिट्स अपने बैंक में जमा कराए हुए हैं, उनको चेक्स के थ्रू वो विड्रॉ भी करा सकते हैं और किसी और को अगर देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं. ठीक है, सो मीन्स ये जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, एज द केस में भी, एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस, दीज कैन बी विड्रॉन एंड दीज कैन बी ट्रांसफर टू एनीबडी. ओके, एंड थर्ड जो कंपोनेंट है M1 मेयर का वो हमारा आता है OD. OD स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स में क्या है, कुछ चीज़ें हमने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, हमने लेनी है और कुछ चीज़ें हमने इसमें कंसिडर नहीं करनी है. सो पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें OD में इंक्लूड होती हैं, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन OD. पहली आगे जैसे OD में डिमांड डिपॉजिट्स विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स लोगों के जो हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो आपके अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम बोलते हैं वो हो गया. ऐसे जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होंगे वो भी हम M1 मेयर में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, दूसरी चीज़
जो भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे नाबार्ड बैंक हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ भी सकता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो ये जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स रिज़र्व बैंक के किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ होंगे वो भी हम इंक्लूड करेंगे। और जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इनके अलावा अगर आपके किसी और जो फॉरेन कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होंगे, जैसे हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक रिज़र्व बैंक है, ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ का किसी और कंट्री का अलग होगा। उन कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स होंगे या उनकी फॉरेन गवर्नमेंट्स होंगी, वहाँ पे अगर आपका कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स होता है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यही तीनों चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। अब वो कौन सी नहीं होती हैं, वो बेसिकली आपके एक कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का अगर कोई डिपॉजिट आरबीआई के साथ है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का है। ठीक है, और किसी और कंट्री का गवर्नमेंट का वो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ है तो वो हमने इंक्लूड नहीं करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इंक्लूड करनी है और जो हमने नहीं इंक्लूड करनी। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको कभी आ सकता है M1 मेयर के ऊपर। कोशिश किया इसको इजीली आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूँ। ये देखो, M1 सप्लाई के अंदर 3 चीज़ें आनी है: करेंसी विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक बैंक विद कमर्शियल बैंक्स, ये हमने डिस्कस किया था, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के बीच में 3 चीज़ें आएंगी: डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी अदर डिपॉजिट्स में आएंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर M1 मेयर ऑफ मनी सप्लाई। नाउ कम्स सप्लायर्स ऑफ मनी। सप्लायर्स ऑफ मनी या हु सप्लाइज मनी। सप्लायर्स ऑफ मनी बेसिकली हमारे जो इंडिया में है वो 3 है। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट, इंडिया में ये हम देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सो उसमें जो मैंने आपको बताया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो ये आपका प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का। अब ये क्यों प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का? क्योंकि ये जो है आपकी करेंसी जो है आपकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स आपके इशू करता है। अब जो है ये ऐसे तो नहीं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी नॉर्म्स, किसी भी तरीके से वो करेंसी अगर कम है इंडिया में तो वो ज़्यादा छापने लग जाएंगे, ज़्यादा है तो वो कम कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होने लगा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो करेंसी इशू करता है वो एक मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के बेसिस पे इशू करता है। अब ये जो आपका एक जो रिज़र्व बैंक है, इस सिस्टम के अंदर मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के अंदर रिज़र्व बैंक को एक कम से कम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में एक मिनिमम रिज़र्व बनाना पड़ता है। अब वो जो उन्होंने 200 करोड़ रुपीस का जो उन्होंने गोल्ड और मिनिमम जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में उन्होंने मिनिमम रिज़र्व बना के रखा होता है, उस रिज़र्व में से उनको एक ये मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो 200 करोड़ रुपीस में से 115 करोड़ रुपीस का उन्होंने गोल्ड रखना है। कम से कम वैल्यू गोल्ड की होनी चाहिए, इतना इकोनॉमी में होना चाहिए, इतना उनके पास होना चाहिए। उसके बेसिस पे वो करेंसी को इशू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जो और हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो ऑफ मनी सप्लाई का, वो है हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो देखो
सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बट जैसे आपका रिज़र्व बैंक है, उसके पास अथॉरिटी है उनके पास कि वो करेंसी को इशू करते हैं। कमर्शियल बैंक्स आपको करेंसी नहीं इशू करते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। बट इवन दो दे आर ट्रीटेड एज द नोन एज द सप्लायर्स ऑफ मनी। वाई उनको सप्लायर्स ऑफ मनी हम क्यों कहते हैं? वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो आपके डिमांड, आपने हम पहले पढ़ा है, डिमांड डिपॉजिट पब्लिक अपनी बनाती है कमर्शियल बैंक्स में। वो जो डिमांड डिपॉजिट्स उनके पास होते हैं, उससे वो जो इन डिपॉजिट्स के थ्रू कमर्शियल बैंक्स अपनी जो उन्होंने अपने मनी जनरेट करते हैं by way of issuing checkable deposits and by so that people can withdraw and deposit or transfer the money, and from that commercial banks generate money. That money, the which money which is generated by the commercial banks by this way is known as the bank money. Sometimes आपको क्वेश्चन आ जाता है बैंक मनी क्या होती है? जो कमर्शियल बैंक्स आपके डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू, जो आप या चेकेबल डिपॉजिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो या ट्रांसफ़र करते हो, उसके उस थ्रू से जो पैसा जनरेट करते हैं उसको हम बैंक मनी कहते हैं। ठीक है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो कहते हैं हम गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपका, उनके पास एक वो है वो थर्ड मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है। बिकॉज जितने भी आपके 1 रुपी नोट्स या जितने भी आपके कॉइन्स किसी भी हो, मतलब के अब तो 1 पैसा 2 पैसा होता नहीं है, पहले होते थे। जितने भी आपके कॉइन्स होंगे, आपको 50 पैसा का है, 1 रुपी का है, 2 रुपी का, 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 2 जितने का भी है, वो सारी डिनोमिनेशंस के जो आपके कॉइन्स हैं, और जो 1 रुपी का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपकी गवर्नमेंट इशू करती है। इसीलिए आपकी गवर्नमेंट को है वो थर्ड मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि सप्लाई हु सप्लाइज द मनी, सो देयर आर मेन 3 सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। सोर्सेज वो कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, ये 3 आपके जो हैं वो sources of money supply hai. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.